हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक और लैंडमार्क जजमेंट जो बेसिकली क्रिमिनल लॉ के पर्सपेक्टिव को लेके यहाँ पे बात करता है। आप देख सकते हैं डाउरी डेथ का केस है ये, जिसकी जजमेंट आई है 2021 में। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो कि स्टेट जुडिशियल एग्जाम देने वाले हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं जो कि जुड़ा हुआ है लॉ से, आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले इस केस का नाम क्या है ये जान लेते हैं। सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 में इस केस की जजमेंट आई थी। सबसे पहले बात करते हैं कि इस केस में जो कपल एग्जिस्ट करते हैं वो है क्या, जान लेते हैं ये चीज़। सबसे पहले आप देख सकते हैं इन्हें, ये है एक्यूज्ड, इनका नाम है सतबीर और ये है सतबीर की वाइफ जिनको यहाँ पे क्रूअल्टी और हरासमेंट का सामना करना पड़ा था। ये है बेसिकली यहाँ पे विक्टिम। आगे अगर हम चलते हैं तो कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं केस से जुड़े हैं। जो 1 जुलाई 1994 को सतबीर और उनकी वाइफ की हो जाती है यहाँ पे मैरिज। शादी के लगभग एक साल बाद 31 जुलाई 1995 को ये सतबीर की जो वाइफ हैं, उनके ये पिता हैं, बेसिकली आप देख सकते हैं ये हैं उनके फादर। इनको एक कॉल आता है कि आपकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, क्रिटिकल कंडीशन है उनकी बहुत ज़्यादा। ये फ़ोन रख के जल्दी से अपने बेटे के साथ और अपनी वाइफ के साथ विजिट करते हैं, जल्दी से हॉस्पिटल चले जाते हैं और ये यहाँ पे क्या देखते हैं कि उनकी बेटी की यहाँ पे हो जाती है डेथ। और यहाँ पे ये जो डेथ हुई होती है उनकी बेटी की, वो होती है जलने की वजह से। यहाँ पे ये चीज़ देखी गई थी कि कई तरह के क्रूअल्टी और हरासमेंट का सामना करना पड़ा था इनकी बेटी को, जो कि दिए गए थे सतबीर के द्वारा और उनके कई जानने वालों के द्वारा। आगे अगर हम चलते हैं तो इसी स्टेज से सारे इशू यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। यहाँ जो सतबीर की वाइफ है, उनके फादर आप देख सकते हैं ये हैं, ये फाइल कर देते हैं केस सतबीर के अगेंस्ट और उनके ब्रदर के अगेंस्ट। ये यहाँ पे ये कहते हैं कि तुम दोनों ने मेरी बेटी को यहाँ पे क्रूअल्टी और हरासमेंट दी है डाउरी के लिए, दहेज के लिए। यहाँ पे ये चीज़ भी निकल के आई थी कि क्रूअल्टी और हरासमेंट का सामना सतबीर की वाइफ को इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो जो शादी में दहेज लाई थी वो काफ़ी कम था। सतबीर की वाइफ के फादर हैं, ये फाइल कर देते हैं केस और चार्जेस लगाते हैं इन दोनों पे अंडर सेक्शन 304B एंड 306 ऑफ IPC। बेसिकली सेक्शन 304B डाउरी डेथ के बारे में ही बात करता है और 306 बात करता है अबेटमेंट टू सुसाइड के बारे में। यहाँ पे अबेटमेंट टू सुसाइड का मतलब ये होता है, अबेटमेंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी को भड़काना, किसी को इंस्टिगेट करना, इतना भड़काना किसी को कि वो सुसाइड यहाँ पे कर ले। सतबीर की वाइफ की डेथ से पहले ही ये काफ़ी चीज़ें निकल के आई थी कि सतबीर की वाइफ ने यहाँ पे अपने जो घर वाले थे, अपने फादर थे, मदर थे और उनके जो ब्रदर थे, उनसे कई बार ये चीज़ों का जिक्र किया था कि उन्हें कई तरह की क्रूअल्टी और हरासमेंट का सामना करना पड़ा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो शादी में यहाँ पे जो डाउरी लाई थी, जो दहेज लाई थी, वो काफ़ी कम था और इसी वजह से उनकी डेथ हुई है, बर्निंग की वजह से। सुन के काफ़ी हैरानी होती है सतबीर की। अगर हम फैमिली की बात करें, अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें बेसिकली, यहाँ पे मैरिज को बहुत पवित्र बॉन्ड माना जाता है। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये चीज़, एक सैक्रामेंट माना जाता है और कुछ लोग इस सैक्रामेंट में ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं जो काफ़ी शेमफुल है मेरे हिसाब से। 11 जुलाई 1997 को जो ट्रायल कोर्ट है वो बेसिकली सतबीर को और उनके जो ब्रदर हैं उनको गिल्टी करार करता है और जो चार्जेस उन पे लगे थे अंडर सेक्शन 304B और 306 IPC पे, उसके अकॉर्डिंग उन्हें रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट दे देता है। बेसिकली कोर्ट यहाँ पे सतबीर और उसके भाई को रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट दे देता है, 7 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट दे देता है उन्हें सेक्शन 304B के अंदर और 306 IPC के अंदर उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाता है। तो टोटल 12 साल की सज़ा दे देता है दोनों को। 1998 में यहाँ पे जो सतबीर और उनके भाई हैं फाइल करते हैं एक अपील पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में ट्रायल कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ। ट्रायल कोर्ट में जैसा मैंने आपको बताया रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट दे दी थी, लेकिन उनके अगेंस्ट जाके सतबीर और उनके भाई अपील फाइल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि 2008 में लगभग 10 साल बाद हाई कोर्ट डिसमिस कर देता है इनकी इस अपील को जो कि इन्होंने फाइल की थी। ये बेसिकली ये सोच रहे थे कि इस अपील से हमें थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाए, हमारी जो इम्प्रिजनमेंट थी हम यहाँ पे एक्विट हो जाएं, एक्विटल हो जाए हमारा, मतलब हम छूट जाएं यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, हाई कोर्ट डिसमिस कर देता है इनकी अपील को। आगे अगर हम चलते हैं, जब इनके पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ये अप्रोच करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। आप देख सकते हैं ये आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं और एक स्पेशल लीव पिटीशन यहाँ पे फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब ये केस जाता है इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 28 मई 2021 को इस केस के यहाँ पे इशू कर देते हैं 12 गाइडलाइंस। यहाँ पे ये जो 12 गाइडलाइंस है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी के बेसिस पे ये केस लैंडमार्क कंसिडर होता है। आप देख सकते हैं सबसे पहली गाइडलाइंस अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो एक्सप्लेन्स द वर्ड सून बिफोर हर डेथ। बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहते हैं कि डाउरी के लिए जब क्रूअल्टी और हरासमेंट होती है एक फीमेल पे और जब उसी फीमेल की डेथ होती है यहाँ पे,
तो उसके बीच में अच्छा खासा गैप यहाँ पे होना चाहिए और उसी चीज़ के बीच में यहाँ पे लिंक और कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फीमेल की डेथ आज हुई है डाउरी की वजह से और क्रूएल्टी और हरासमेंट डाउरी के लिए उसके ऊपर कल हुई है, ये चीज़ यहाँ पे कंसिडर नहीं होनी चाहिए। सेकंड गाइडलाइन अगर हम देखते हैं तो जो भी ट्रायल कोर्ट्स हैं जब वो इंटरप्रेट करेंगे सेक्शन 304B ऑफ इंडियन पिनल कोड को, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेजिस्लेचर की ट्रू इंटेंशन पता लगनी चाहिए उन्हें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ ये लॉ लाया क्यों गया था इंडियन पिनल कोड में, इस चीज़ की इंटेंशन हमें पता लगनी चाहिए। थर्ड अगर हम गाइडलाइन की बात करें तो प्रोसिक्यूशन को सबसे पहले इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे इंग्रेडिएंट्स सेक्शन 304B के, और उसके बाद ही सेक्शन 113B के अंडर जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो ऑपरेट करेगा अगेंस्ट एक्यूज्ड। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं क्लियर कर देता हूँ ये चीज़ कि रिबटल प्रिजम्पशन की बात यहाँ पे करता है सेक्शन 113B। बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो कोर्ट मान के चलता है कि वो चीज़ ठीक है तब तक जब तक कोई पार्टी या कोई चीज़ उसे आके चैलेंज ना कर दे या कंटेस्ट ना कर दे। सो इसी चीज़ के बारे में बात करता है कि प्रोसिक्यूशन को यहाँ पे सबसे पहले दिखाने पड़ेंगे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है सेक्शन 304B के, और उसी के बाद यहाँ पे सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो कि रिबटल प्रिजम्पशन है वो फिर ऑपरेट होगा अगेंस्ट एक्यूज। सो आगे चलते हैं। सेक्शन 304B कहीं से भी एंश्योर नहीं करता पिजियन होल अप्रोच को जो कि दी गई है सैलमन द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ये कहना है कि पिजियन होल अप्रोच जो कि दी गई है सैलमन द्वारा वो कहीं से भी एप्लीकेबल नहीं होती सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी पे। सो बेसिकली ये जो पिजियन होल अप्रोच है ये एक ऐसी अप्रोच है जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ तो सैलमन ने यहाँ पे एक आया कि अगर 9 बॉक्सेज हैं, उन 9 बॉक्सेज में 9 कबूतर बैठे हैं तो 10वां यहाँ पे नहीं बैठ सकता। तो कहीं ना कहीं काफ़ी नैरोअर इंटरप्रिटेशन लेके चलता है और एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन यहाँ पे हमें सामने दिखाता है जो कि सेक्शन 304B के साथ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 304B काफ़ी वाइडर स्केल ऑफ इंटरप्रिटेशन को यहाँ पे स्पेसिफाई करता है। अगली गाइडलाइन अगर हम डिस्कस करें तो कोर्ट्स को यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा एक्स्ट्रा केयर वाइल इंटरप्रेटिंग, जब वो इंटरप्रेट कर रहे होंगे सेक्शन 304B एंड सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को। अगली गाइडलाइन बेसिकली ये कहती है जो भी ट्रायल कोर्ट्स हैं उन्हें केयरफुली इंटरप्रेट करने पड़ेंगे सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी सिंपली पावर देता है कोर्ट्स को कि वो एग्जामिन कर सकें एक्यूज्ड को। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे सिंपली ये कहना है कि ये पावर जो कोर्ट्स को दी गई है ये कैजुअली और फॉर्मली नहीं दी गई। ऐसा नहीं है कि कोर्ट को यहाँ पे फॉर्मली और कैजुअली एग्जामिन करना पड़ेगा। ये पावर इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करती है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को जो कि है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसके थ्रू ही एक एक्यूज्ड अपने डिफेंस में चीज़ें यहाँ पे बोल सकता है। सो यहाँ पे जब भी सेक्शन 313 की बात होगी सीआरपीसी की तो केयरफुली इंटरप्रिटेशन जरूरी है यहाँ पे कोर्ट्स द्वारा। सो यहाँ पे जो कोर्ट है बेसिकली वो इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है कोर्ट एक्यूज्ड को गिल्टी मान के यहाँ पे उससे क्वेश्चन पुट अप करेगा और उसके जो रिस्पॉन्स हैं उन्हें सीक करेगा। सो आते हैं अगली गाइडलाइन पे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये कहती हैं कि जो जजेस हैं ट्रायल कोर्ट्स में या जो भी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं यहाँ पे वो कंसीडर करेंगे सेक्शन 232 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 232 ऑफ सीआरपीसी सिंपली ये कहता है कि सारी चीज़ें स्टेटमेंट्स एलिगेशंस फैक्ट्स एविडेंसेस सुनने के बाद इंटरप्रेट करने के बाद अगर जज को तब भी ये लगता है कि एक्यूज्ड को छोड़ा जाना चाहिए, उसका एक्विटल ज़रूरी है, तो जज यहाँ पे ये चीज़ कर सकता है। लेकिन ये जो डिस्क्रिशनरी पावर एक्विटल की जज को मिली हुई है इस एक्विटल पावर को उसे बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। आगे अगर हम चलते हैं तो कोर्ट यहाँ पे कंसीडर करेगा एविडेंस को जो कि दिए गए डिफेंस काउंसिल द्वारा। उस केस में अगर यहाँ पे एक्विटल की ज़रूरत नहीं है एक्यूज की, तब जो डिफेंस काउंसिल है उसके द्वारा दिए गए एविडेंस को यहाँ पे कोर्ट कंसीडर कर सकता है। सो अगली गाइडलाइन बेसिकली यहाँ पे ये कहती है कि कोर्ट्स को इंश्योर करना चाहिए बैलेंस ट्रायल, बैलेंस वे में सारी चीज़ें लेके चलनी चाहिए और राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल को उन्हें इंश्योर करना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल कहने का मतलब ये है कि जस्टिस जो है, जो न्याय है, वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे डिलीवर होना चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार अगर जस्टिस देर से डिलीवर होता है तो जो जस्टिस की वैल्यू है वो नहीं रहती जो कि रहनी चाहिए थी अगर वो सही से टाइम पे डिलीवर हुआ होता तो। सो अगली गाइडलाइन बेसिकली ये कहती है कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो ग्रांट करेंगे पनिशमेंट, लेकिन वो पनिशमेंट ग्रांट होगी ऑफेंस से रिलेटेड, जो पनिशमेंट उस ऑफेंस के रिलेशन में है उससे, और जो रिलेटेड गाइडलाइंस है उनको लेके इन रिलेशन में नहीं होनी चाहिए ये चीज़। सो द 12th गाइडलाइन ये कहती है कि डाउरी डेथ के कई केसेस में ये देखने को मिलता है कि कई बार
जो फीमेल पे क्रुएल्टी और हरासमेंट की गई है उसके हस्बैंड द्वारा की गई है, उसके ससुराल के जो इन लॉज हैं, लोग हैं, उन्होंने की है चीज़। लेकिन कुछ डाउरी डेथ के केसेस ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ हस्बैंड ही यहाँ पे अत्याचार करता है अपनी जो वाइफ है उस पर, उनके घर वालों का, उनके ससुराल वालों का, उनके इन लॉज का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कई बार जो उनके इन लॉज हैं, जो उनके ससुराल वाले हैं लड़की के, वो भी इस चीज़ में पिस जाते हैं। तो यही चीज़ कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि हर फैक्ट को, हर एविडेंस को अच्छे से इंटरप्रेट करना चाहिए और जो इनोसेंट पर्सन है उसे यहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। सो आज जो केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है और ये जो 12 गाइडलाइंस है उसकी, ये तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मैंडेटरी हैं अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जुडिशियल एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसे देने का सोच रहे हैं फ्यूचर में। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।